टू सीआरपीसी जो कि इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 313 है, उनकी 1973 की अमेंडमेंट के बाद दो, अगरचे उन्होंने सेक्शन 313 में और भी एक दो अमेंडमेंट की हैं जो हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है, लेकिन हम उससे कुछ विजडम जो है वो ड्रा कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है। लिखते हैं कि सेक्शन 342 सीआरपीसी का स्टैचूट जो है वो कहता क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप देख रहे हैं पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। एक आपको मैं बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये पावर जो है ये सिर्फ कोर्ट की है। बहुत से लोग इसमें आगे एक लफ्ज़ आएगा इंक्वायरी या ट्रायल, उसको भी कंफ्यूज करते हैं कि कोर्ट जो है वो इंक्वायरी को ये समझ लेते हैं शायद कहीं पुलिस के पास हो रही है। ऐसी बात नहीं है। दैट इज़ एक्सक्लूसिवली डील्स विद द पावर ऑफ कोर्ट, और ये अदालत में ही सेक्शन 342 ज़ाब्ता फौजदारी का इस्तेमाल आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस या एट एनी स्टेज का लफ्ज़ हम पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये सेक्शन 342 सीआरपीसी क्या देता है मुल्ज़म को, ये बात इंपॉर्टेंट है। मुल्ज़म को जैसे इसकी वर्डिंग भी बता रही है, ये एनेबल करता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है एक्सप्लेन करने की अपनी पोजीशन को कि भाई ये एविडेंस आपके ख़िलाफ़ आई है, फ़लाँ गवाह ने ये कहा है या ये इस शक्ल में आपके ख़िलाफ़ शहादत आई है, आप क्या कहते हैं, आप इसके बारे में किस तरह एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सो मीनिंग देयर बाई दैट इज़ अ डायलॉग बिटवीन कोर्ट एंड अक्यूज। ये एक डायलॉग है। अब डायलॉग किस तरह होता है, जैसे शहादत होगी है कोर्ट, आप यही समझ लें कि कोर्ट उसको कहती है यार छोड़ो, एविडेंस होगी है, अब बताओ असल में बात हुई क्या थी। दैट इज in a sense giving an opportunity to accused to have balancing effect between the accused and the prosecution or the victim। एक मतवाजी मैदान देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि भाई कोई बात रह गई है तो अब फिर अदालत आपको इस डायलॉग की शक्ल में, इस पर्सनल कम्युनिकेशन की शक्ल में आपको फिर मौका दे रही है। आप जो भी कहना चाहते हैं कह लें। मसलन अगर आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि एक बंदा बैंक के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने गया है, एट द वेरी टाइम उधर रॉबर्स आते हैं और वो बैंक लूटते हैं, ये बंदा भी मशकूक जानते हुए इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड ही इज फ्रेम्ड इन दैट ऑफेंस। और जब उसको फ्रेम कर दिया जाता है, उसको उसी एफआईआर में रख दिया जाता है, तो पूछा जाता है कि भाई आप सस्पिशियस सर्कमस्टांस में थे, पुलिस उस पर शक करती है तो उसको भी रख लेती है। तो अब बताओ आप, वो कहता है सर बात ये है, कोर्ट को वो मुहातब होकर कहता है इसी 342 सीआरपीसी में ऐसे बात नहीं है, मैं उधर बाइक चोरी करने गया था जो बाहर पार्किंग में थी, मुझे इस डकैती के बारे में इल्म नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि इस एक्सप्लेनेशन की, इस पार की यूटिलाइजेशन, इसका फ़ायदा जो है वो डुअल इन नेचर है। एक कि यू विल अराइव एट अ जस्ट डिसीजन, आप इंसाफ की तरफ चले जाएंगे बीइंग कोर्ट, और दूसरा फ़ायदा ये है कि उस मुल्ज़म के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है, अगर कोई बात रह गई है जो वो नहीं कर पाया या उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उसको डायरेक्ट इन द शेप ऑफ दैट डायलॉग, ये जो 342 सीआरपीसी का, आगे हम उस डायलॉग के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है और उनके आंसर्स को कैसे देखा जाता है। तो ये एक पर्सनल जो है वो क्वेश्चनेयर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप इम्तहान देते हैं और आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आप इसका आंसर दें, टेक इट इन दैट फॉर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आते हैं स्टैचूट की तरफ। For the purposes of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him। circumstances वही होंगे कि अगर किसी मुकदमे में वो बंदा
एब्सकॉन्डर रहा है, या उससे कोई बरामदगी हुई है, या उधर से कोई ब्लड स्टेन्ड अर्थ मिली है, या आकुलर अकाउंट की सूरत में गवाह हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने इसको इस तरह करते देखा, ऑल दो सर्कमस्टांसेस जो उसके अगेंस्ट एविडेंस में आए हैं उनके बारे में अदालत उनसे पूछेगी कि अगर आप उसी डायलॉग को और पर्सनल डिस्कोर्स को लेंगे या पर्सनल जो बात कोर्ट की और मुल्ज़म की हो रही है, तो कोर्ट उनको यही कहेगी कि भाई बताएं ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस। इसी चीज़ से एक मिसाल ले लेते हैं कि एक बंदा जो है वो चोरी की नीयत से एक जगह पे एंटर हुआ है, और अगर वो बंदा वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि उधर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसी असना में पुलिस मौके पे आ जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। वो छुपने की कोशिश करता है, तो ये इन्फ्रेंस ड्रा होगा कि उसने शायद मर्डर किया है, उस पर चार्ज फ्रेम हो जाता है सारी चीज़ें। और अगर उसको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि भाई आप उन सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करें, तो वो शायद, अगर वो डिफेंस एविडेंस की तरफ आता है तो ये बातें बात की हैं, लेकिन अगर उसको 342 में मौका दिया जाता है तो वो ये बताएगा भाई मैं कातिल नहीं हूँ, मैं चोर ज़रूर हूँ और मैं चोरी करने वहाँ गया था। तो आगे ये सारा सीन, तो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको बताने का मकसद ये है कि सेक्शन 342 CRPC इज़ नॉट अ mere फॉर्मेलिटी बट इट इज़ मैंडेटरी वन, जहाँ के पूरी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो जाती है। और बिफोर कॉलिंग द डिफेंस, अगर उनके पास कोई डिफेंस है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और ये ना किया जाना समटाइम्स ट्रायल को विशिएट कर देता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल। अब एक और चीज़ जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स ट्रायल। ये बात ठीक है, उससे पहले कॉपीज तकसीम होंगी, सारी चीज़ें होंगी। जब चार्ज लग जाएगा तो फिर ट्रायल ही चलेगा, और चार्ज लगने के बाद या उसकी अल्टीमेट कन्विक्शन होगी या उसका एक्विटल होगा। अब चार्ज लगने से पहले जो वक्त होगा, या डिलीवरी ऑफ कापीज़ होगी, या उसके अलावा अगर मुल्ज़म पेश होता है और कोर्ट उससे पूछती है, हाँ उसके सामने एक फॉर्मल FIR है, स्टेटमेंट्स है 161 की, कोर्ट वैसे पूछना चाहती है कि मैंने इसके देखूं ये क्या चल रहा है, कोर्ट उसको पूछती है हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इल्ज़ाम है, क्या कहना चाहते हैं। एट एनी स्टेज मीन्स at any stage, even after framing of charge or before framing of charge। आप बहुत सी जजमेंट्स देखेंगे, बहुत से मामलात देखेंगे, एक दो इंडियन जजमेंट आपको मिलेगी जिसमें इस इंक्वायरी के बारे में बात की गई है। मुझे पाकिस्तानी ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो मैंने रिसर्च किया, मुझे कोई जजमेंट नहीं मिली। वो वही हमारे जो जजेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर, वो कॉपी कर रहे हैं, वो हैकनेड एक्सप्रेशंस ले रहे हैं, वो अंग्रेज़ी पे जोर दे रहे हैं। वो इंडिया में आप वो नरीमान को देख लें, आप कपिल सिब्बल को देख लें, ये लोग, इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उधर वो जजेस भी जो हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं। तो एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द एक्यूज्ड, कोई वार्निंग की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टेटमेंट जो आप 342 CRPC में देंगे, whether it is going to be used against you or not, it will not be used against him in that particular trial which he is facing। एक बात आगे आएगी, वो हम बताएंगे कि किस तरह वो जो वो कह रहा है, वो जो जवाब दे रहा है फॉर एंड अगेंस्ट किसी और सब्सिक्वेंट ट्रायल में, वो एज एन एविडेंस यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। Without previously warning the accused, put such questions to him as the court considers necessary। कोर्ट को जो ज़रूरी लगे, कोर्ट को ज़रूरी क्या लगेगा, कोर्ट के सामने एक एविडेंस आई है, कोर्ट के सामने फर्स्ट प्ली मुल्ज़म की मौजूद है, कोर्ट के सामने
जो है सर्कमस्टांसिस मौजूद है, कोर्ट खुद जो है वो ये चाह रही है कि मैं इसके प्रॉपर और जुडिशियस डिसीजन की तरफ जाऊं, तो कोर्ट के पास जो वो समझेगी, ये बरामदगी हुई है भाई आपसे, आप बताएं क्या कहते हैं इसके बारे में। कोर्ट ये कहती है कि एविडेंस में आया है कि आप के अगेंस्ट एक एविडेंस है कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी आए थे। क्या कहते हैं आप, क्यों आए? हैव यू एनीथिंग एल्स टू से? आपको फिर मौका दिया जा रहा है टू एक्सप्लेन योर पोजीशन। दिस इज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड मी। डोंट वरी अबाउट द एविडेंस व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट अगेंस्ट यू, even if you want to say something else or to say about the very evidence which has been produced against you by the prosecution, you are free to do it। आप कोई भी जवाब दे लें, और ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मामला नहीं आएगा। आपके अगेंस्ट जो आप कहेंगे वो 13B वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला नहीं आएगा कि आपके अगेंस्ट यूज हो जाएगी। एंड शेल फॉर द पर्पसेस अफोरसेड क्वेश्चन हिम जनरली। अब इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है, अगर आप देखें इसकी तीसरी लाइन में, कोर्ट मे एट एनी स्टेज, मे मैंडेटरी है। अब इस एट एनी स्टेज से क्या मुराद है? इस एनी स्टेज से मुराद ये है कि दूसरा हिस्सा तो मैंडेटरी है, वो जो ये कह रहा है कि shall for the purpose of aforesaid question him generally on the case after the witnesses of the prosecution have been examined। जब पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन के गवाहान, उनकी गवाही हो जाएगी और मुल्ज़म को डिफेंस देने से पहले, डिफेंस की अपॉर्चुनिटी देने से पहले ये पूछा जाएगा। जब सारी की सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाएगी, देन इट विल बिकम मैंडेटरी, ये जरूरी हो जाएगा। उसके अलावा एट एनी स्टेज से क्या मुराद है? अगर सपोज प्रोसिक्यूशन का एक गवाह आता है, PW1 आता है, 15 गवाह हैं, PW1 आता है और PW1 एक शहादत देता है उस मुल्ज़म के अगेंस्ट, तो कोर्ट एट एनी स्टेज को अगर हम देखें तो उसी वक्त कोर्ट उससे पूछ सकती है, हाँ भाई ये तुम कह रहे हो, PW1 ने ये कहा, मुल्ज़म से पूछ सकती है, हाँ भाई तुम क्या कहते हो इसके बारे में। दैट विल बी 342 CRPC 2। That will be discretion of the court। दोबारा PW2 आता है, PW2 बात कर रहा है, उसकी एविडेंस होती है, तो कोर्ट फिर समझती है कि ये भी वो स्टेज है कि मुझे मुल्ज़म से पूछना चाहिए, तो दैट इज द डिस्क्रिशन। एट एनी स्टेज किसी वक्त भी पूछ सकती है, ये तो होगी डिस्क्रिशन। सो दैट इज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एंड द सेकंड वन, जहां पूरी की पूरी एविडेंस हो जाएगी वहां पे वो मैंडेटरी बन जाएगा। The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such questions or by giving false answers to them। अब यहां तक बात ये कर रहे हैं कि मुल्ज़म का उन सवालात का जवाब देना जिसको हम डायलॉग कह रहे हैं, जिसको हम पर्सनल डायलॉग कह रहे हैं, कोर्ट और मुल्ज़म की बात के दरमियान जिसको हम ये कह रहे हैं, अगर वो रिफ्यूज़ करता है या वो आंसर नहीं देता, तो दैट विल नॉट बिकम कि वो उसके अगेंस्ट उसको यूज़ किया जाएगा। ये अदरवाइज ये आर्टिकल 13B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसकी मुखालफत हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होगा। बट सेकंड पार्ट, the court may draw such inference from such refusal or answers as it thinks just। लेकिन अदालत के पास ये इख्तियार होगा कि वो कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर ले अगर मुल्ज़म जवाब नहीं देता या उसका जवाब गलत देता है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला करना है, कोर्ट उसका डिमीनर भी देख रही है, कोर्ट उसकी सारी चीज़ें देख रही है, तो कोर्ट उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है, हाँ भाई ये इसने वक़ुआ किया होगा या नहीं किया होगा या क्या चीज़ होगी। थर्ड, the answers given by the accused may be taken into consideration in such inquiry
or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offense which such answers may tend to show he has committed. अगर कोर्ट कोई और इंक्वायरी या कोई और ट्रायल कर रही है, इसकी मिसाल आप यहीं से ले सकते हैं कि वो जो आंसर्स होंगे उस मुल्ज़म के, उसको कंसिडर किया जाएगा। अब वो कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन ये होगी कि अगर कोर्ट उसकी बरियत की तरफ जा रही है, दोज विल बी कंसिडर्ड। अगर उसकी कन्विक्शन की तरफ जा रही है, दोज विल बी कंसिडर्ड। एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी और ट्रायल। लेकिन इसकी मिसाल आप इधर से ले लें कि वो जो बंदा जो चोरी करने गया था और उसमें मर्डर का चार्ज लग गया है, तो मर्डर के चार्ज को अगेंस्ट वो 342 की स्टेटमेंट में कहता है कि भाई मैंने मर्डर नहीं किया, चोर ज़रूर हूँ। अगर उसका कोई चोरी का भी कोई ट्रायल चल रहा है या उसकी चोरी की भी कोई इंक्वायरी चल रही है, तो यहाँ उसका ये कहना कि भाई चोरी की हद तक मैं मुर्तकिब ज़रूर हूँ, और अगर उसका कोई ट्रायल या इंक्वायरी चल रही है तो ये इधर से उठा के उधर एज ए एविडेंस यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो वो ट्रायल फेस कर रहा है उसमें इन्फ्रेंसेस ड्रा होंगे। ये हमने इन 3 जो पार्ट्स अभी सेक्शन 342 के देखे उसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 of section 340, no oath shall be administered to the accused। यहाँ पे ये फ़र्क भी वादे हो जाएगा जो आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 340 एंड 340 सब सेक्शन 2। 342 में ओथ नहीं होगी। ओथ क्यों नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आपके ज़हन में आना चाहिए। 342 एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, एग्जामिनेशन चीफ होगा, स्टेटमेंट वही बनेगी जब एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, कोर्ट में उस पर जिरा की जाएगी। अगर री एग्जामिनेशन होता तो दैट विल बिकम एविडेंस। ये 342 की स्टेटमेंट एविडेंस नहीं है। ऑन ओथ हमेशा एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि यहाँ ओथ क्यों नहीं होती और वहाँ ओथ क्यों होती है। दूसरी बात, ओथ जहाँ भी होगी एक फियर का एलिमेंट आएगा। अब ये फियर किस किस्म का है? ये फियर एक तो ये है, आपको एक रिलीजियस फियर है। दूसरा आपको फियर ये है कि अगर ओथ होगी, एविडेंस होगी, तो फिर मुझ पे जिरा भी होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, तो फिर कोई बात सामने निकल भी आ सकती है। तो ये सारे फियर्स जो हैं ये ओथ से रिलेटेड है, ये उस कंसिडरेशन लफ्ज से रिलेटेड है जिसकी हमने अभी बात की। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 340 सबसेक्शन 2 एंड 342। एक और फर्क भी है कि वो ये कहते हैं अगर आप 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए मुल्ज़म को मौका देते हैं कि क्या तुम अपना गवाह अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 आना चाहते हो, या कोई अपने गवाहान लेके आना चाहते हो, या अपना गवाह खुद बनना चाहते हो, तो कम इन द विटनेस बॉक्स। अब इन मोस्ट केसेस आई वेंचर से कि 97-98% केसेस में मुल्ज़म ये समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अपना गवाह खुद बनने की। वो अपना गवाह खुद बनूंगा या अपने गवाह लेके आऊँगा, ओथ दूंगा, ओथ के उस दूसरे पार्टी को मेरे पे जिरा करने का राइट होगी, तो कोई बात निकल ना आए, लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 342। नाउ हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है 342 की किस तरह प्रैक्टिकली रिकॉर्ड की जाएगी। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और वो क्वेश्चन कौन से होंगे? वो क्वेश्चन वही होंगे जो आपके अगेंस्ट एविडेंस कोर्ट में आई है। रिमेंबर वन थिंग,
एपिक्स कोर्ट्स ये कहती हैं, अदालतें ये कहती हैं कि अगर कोई एविडेंस जो ट्रायल में मुल्ज़म के ख़िलाफ़ आई है और उसको 342 की स्टेटमेंट में पुट नहीं किया गया तो वो उसके ख़िलाफ़ पढ़ी नहीं जाएगी। मिसाल, गवाह आता है, बरामदगी का गवाह कि भाई ये वेपन रिकवर हुआ है इस मुल्ज़म से, उसकी बाकायदा शहादत ट्रायल में होती है, जिना भी होती है, लेकिन जब 342 की स्टेटमेंट की टाइम आता है आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस और कोर्ट उसको सवाल पूछती है, सवाल देती है और उसमें ये सवाल रह जाता है कि भाई वो बरामदगी की हद तक आप क्या कहते हैं, तो वो बरामदगी बेशक उसकी एविडेंस आई है, वो उस मुल्ज़म के अगेंस्ट अगर सवाल स्पेसिफिकली पुट नहीं किया गया तो वो नहीं पूछा जाएगा। ऑन दैट वेरी ग्राउंड रिमांड हो सकता है, केस ट्रायल विशिएट हो सकता है अगर वो केस जो है मुल्ज़म का किसी भी हवाले से प्रेजुडिस होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्डेड इन योर प्रेजेंस? क्या जो तुम्हारे खिलाफ शहादत रिकॉर्ड की गई है उसको तुम समझते हो, तुमने सुनी है तुम्हारी प्रेजेंस में? उसका जवाब आ जाएगा, वो कहेगा कि जी यस। उसके बाद सवाल आ जाएगा, अगर FIR के कॉन्टेंट्स ये कह रहे हैं कि फ़लाँ टाइम पे तुम फ़लाँ लोग गए, आपने ये सारा वकूआ गया, दोज होल कॉन्टेंट्स जो हैं वो ऑकुलर अकाउंट में जो कह रहे हैं कि हमने देखा इसको वकूआ करते, उसकी शहादत भी मौजूद है, FIR भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, वो सारा पुट कर दिया जाएगा कि भाई फ़लाँ टाइम पे आपने ये वकूआ किया था इन दैट शेप विच इज़ बिफोर यू, कि आपने फ़लाँ टाइम। फिर उसका जवाब मुल्ज़म ये देगा, अगर वो डिनाइल का मामला है कि भी नहीं है, इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं हुआ, मुल्ज़म ने मुझे मुद्दई ने मुझे इसलिए माहूज किया। अब इस सारे क्वेश्चंस में ये इन दैट शेप होंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इस केस में वो बरामदगी भी पुट की गई, वो उसकी एब्सकॉन्डस भी पुट की गई, आप कह लें CCTV फुटेज भी पुट की गई, ब्लड स्टेन्ड अर्थ पुट की गई, और वो साइड प्लान जो है वो सामने आया, और उसके बाद कोई फॉरेंसिक हुआ, वो सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें इन द शेप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसको पुट कर दी जाएंगी। अब सबसे ज़रूरी जो सवाल है जिसमें मुल्ज़म का डिफेंस मौजूद होता है और मुल्ज़म उसी की बेस पे अपना पूरा ट्रायल फेस करता है, अपने वकील को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये मेरा मामला है, अदालत को उस इम्प्रेशन में लेके जाता है, अदालत को ये बावर करवाता है दिस इज़ माई डिफेंस। इफ़ दिस इज़ अ केस ऑफ डिनाइल, ही विल डिनाइल इन ए स्पेसिफिक सेंस। अगर वो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है तो वो शुरू से लेके एंड तक, अब ये कहते हैं कि फ्रॉम द वेरी वर्ड गो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू आर चार्ज्ड, तब से लेके आपको 342 तक आपका एक नेक्सस होना चाहिए। बिलेटेड अगर आप कोई 342 की स्टेटमेंट में कोई डिफेंस लेते हैं, आप कोई एक नई चीज़ ले आते हैं, वाई द केस अगेंस्ट यू, ये वो सवाल है, वाई द केस अगेंस्ट यू एंड वाई द PWs हैव डिपोज्ड अगेंस्ट यू। आप पे मुकदमा क्यों बनाया गया और ये जितने गवाहान हैं उन्होंने आपके खिलाफ गवाही क्यों दी, ये है वो डिफेंस जिसका जवाब इन डिटेल मुल्ज़म देगा। वो कहेगा मदई और मेरी पुरानी दुश्मनी थी, या मदई और गवाहान आपस में रिश्तेदार हैं, या वो कहेंगे हमारा वो ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था, हमारे सिविल केसेस चल रहे थे, ठीक है, मुद्दई लोग जो हैं, कंप्लेनेंट लोग जो हैं वो, या जो अगर इंजर्ड है या विक्टिम है, अगर जिसका मर्डर हो चुका है, ये सारे लोग बड़े चेकर्ड करैक्टर के थे, इन पे बहुत सी FIR हैं, डकैती की, मर्डर्स की, या इनकी अपनी बड़ी दुश्मनियाँ थी जी, इनकी फ़लाँ गांव में दुश्मनी थी, इनकी फ़लाँ शहर में दुश्मनी थी, इन्होंने बड़े मर्डर किए हुए हैं, इनके भी हुए हैं। हमें तो इन्होंने सिर्फ सियासी चपकलश की वजह से रख लिया क्योंकि हमने पॉलिटिक्स में इनकी मुखालफत की थी, हमने भी बीइंग नाज़म इलेक्शन लड़ा, हमने बीइंग चेयरमैन लड़ा, फिर इन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं जो वो उस सवाल के जवाब में ले के आएगा, और फिर उसने अपने उस क्लेम को सब्सटेंशिएट करने, अब उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी, उन लाइंस पे वो लेके जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एट द एंड
ये जो बात हमने पहले की, डू यू वांट टू अपीयर एज योर ओन विटनेस ऑन ओथ अंडर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी टू डिसप्रूव द एलिगेशन लेवल अगेंस्ट यू, वो कहता है जी नहीं, मुझे ये ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस हमने देख लिया बिटवीन सेक्शन 342 एंड सेक्शन 340 सबसेक्शन 2। फॉर्म देख ली, इसके आप एंड पे अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये जज साहब साइन करेंगे, नीचे वो सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, वो मुलज़म से सिग्नेचर करवाएंगे या थंब इम्प्रेशन करवाएंगे, और ये वो कहेंगे कि इस तरह हमारी ये सेक्शन 342 सीआरपीसी की स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट द स्टैट्यूट एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ